अब हमारा एक नया टॉपिक आएगा और ये काफी लंबे दिनों तक चलेगा। उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, आपको पता हो कि जब हम लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे थे तो हमने कहा था मैक्रोमोलिक्यूल 4 होते हैं। कौन कौन याद है? एक बताया था हमने क्या, कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन और एक न्यूक्लिक एसिड, सॉरी 3। ये तीनों क्या हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल। और मैंने कहा था माइक्रोमोलिक्यूल लिपिड होता है। तो उस समय मैंने कहा था कि न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बायोमोलिक्यूल में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ डिटेल में पढ़ना होता है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। एक्चुअल में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिसका नाम था एफ मिस्टर। एफ मिस्टर, बात 1869 की है, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। उस टाइम जेनेटिक मटेरियल क्या है इसकी भी कोई चर्चा नहीं थी। 1869 की बात है। ये एफ मिस्टर साहब क्या कर रहे थे, पस सेल होता है ना, पस सेल, अरे चोट लग जाते हैं तो घाव वगैरह बन जाते हैं ना, तो वहां पे सेल के अंदर पस बनता है। ये बॉडी का एक मैकेनिज्म है, पस बनता है। तो इस पस सेल्स को उन्होंने आइसोलेट किया था एफ मिस्टर साहब, और उन्होंने पस सेल एनिमल से निकाला था। और एनिमल के पस सेल में उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर, ध्यान दीजिए, न्यूक्लियस के अंदर कोई एक ऐसा मटेरियल देखा उन्होंने जो उनको एक यूनिक जैसा लगा। उनको लगा यार ये यूनिक मटेरियल सेल के न्यूक्लियस के अंदर। उन्होंने बोला चलो मैं इसको एक नाम दे देता हूं। उन्होंने बोला चलो मैं इसको नाम देता हूं न्यूक्लिन। क्या नाम दिया उन्होंने? न्यूक्लिन। तो लोगों ने पूछा आप इस न्यूक्लिन के बारे में और कुछ बताइए, केमिकल नेचर बताइए, इसका क्या काम है, इसका ये सब बताइए। बोला पता नहीं यार ये केमिकल नेचर क्या, नहीं पता, लेकिन यार मैंने पस सेल्स पे काम किया है, न्यूक्लियस के अंदर से मुझे कुछ अजीबो-गरीबो चीज मिला जो साइटोप्लाज्म में नहीं होता है। बस इतना ही बात किया उन्होंने। क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है इसलिए मैं उसका नाम देता हूँ न्यूक्लिन। लोगों ने बोला केमिकल नेचर बताओ, बोला नहीं पता, नहीं बता पाए, बस उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। बाद में आते हैं अल्टमान सर। अल्टमान, इनका ईयर याद मत रखिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्टमान ने बाद में उसी पस सेल पे दोबारा से काम किया और भी अदर सेल पे काम किया, उसके न्यूक्लियस से अंदर से निकाल के कुछ जो उस पार्ट के बारे में बात कर रहे थे एफ मिस्टर साहब, तो उन्होंने उसी न्यूक्लिन के बारे में जानने की कोशिश करी। बाद में पता चला कि वो न्यूक्लिन जिसके बारे में बात कर रहे हैं कौन, एफ मिस्टर साहब, सच में न्यूक्लियस के अंदर होता है। उसको न्यूक्लिन नाम दिया है, सही नाम दिया है ताकि न्यूक्लियस वर्ड आ रहा है, लेकिन मैंने उसका केमिकल नेचर पता कर लिया है। ये H+ डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, इसका मतलब ये न्यूक्लिन एसिडिक नेचर का है, ये न्यूक्लिन एसिडिक नेचर का है। क्योंकि एफ मिस्टर साहब ने उसको न्यूक्लिन बोला तो उन्होंने तो इसलिए बोला कि न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। जब मैंने ये पता कर लिया है कि ये एसिडिक नेचर का केमिकल है तो मैं क्यों ना एक नया नाम दे डालूं। तो उन्होंने इसी न्यूक्लिन को एक नया नाम दे डाला, बोला कि आज से, अच्छा यहाँ ये क्या लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है। तो उन्होंने बोला आज से दुनिया इस न्यूक्लिन को न्यूक्लिन नहीं न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानेगी। न्यूक्लिक का मतलब यहाँ पे वही है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला, न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड न्यूक्लियस। अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो न्यूक्लियोइड, और एसिड का मतलब H+ देने वाली टेंडेंसी रखने वाला केमिकल, H+ देने वाला। तो उन्होंने बोला कि आज से दुनिया इस न्यूक्लिन को न्यूक्लिन नहीं न्यूक्लिक एसिड के नाम से पुकारेगी क्योंकि मैंने इसका केमिकल नेचर पता कर लिया है। तो लोगों ने बोला ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि एसिडिक नेचर का है। अब बताइए कि आखिर ये न्यूक्लिक, ये तो आप समझा रहे हो एसिडिक नेचर का है। उन्होंने बोला, लोगों ने बोला कि आप ये बताइए कि न्यूक्लिक एसिड आखिर किस चीज से बना है। आपने तो इसका केमिकल नेचर बताया है, इसका केमिकल कंपोजिशन बताइए। तो उन्होंने बोला बेसिकली ये न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर है। और मैं बार बार समझा रहा हूँ, पॉली का मतलब मेनी, मर का मतलब यूनिट। और उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो यूनिट है उसका न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। मतलब कुल मिला के आज हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो बोलो न्यूक्लिक एसिड का हिस्ट्री समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, न्यूक्लिक एसिड तो बाद में पता चला है,
1869 की बात है। एफ मिस्टर साहब पस सेल पे काम किए, उनको न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा चीज पता चला जो साइटोप्लाज्म में नहीं था। न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि वो एनिमल सेल पे काम कर रहे थे, तो क्लोरोप्लास्ट तो था नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने ऐसा चीज ढूंढा जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। और बाद में अल्टमान साहब बताते हैं कि वो तो एसिडिक नेचर का है, इसलिए आज से दुनिया इसको न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानेगी। और मैं ये भी दावे के साथ कहता हूं कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है। इसका पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सभी लोग हाथ खड़ा कीजिए यदि न्यूक्लिक एसिड का हिस्ट्री समझ में आ गया तो। चलिए अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? स्क्रीनशॉट जल्दी से। ले लिए? चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में। अच्छा एक बात मैं बता देता हूं, इस चैप्टर में खास एक सजेशन दूंगा मैं आपको। अगर आप एक दिन भी क्लास छोड़ते हैं तो वीडियो देख लीजिएगा अगले क्लास में आने से पहले, और अगर नहीं देख के आते हैं तो अगले दिन क्लास मत आइएगा। वीडियो देख लीजिएगा पूरा तभी आइएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि इसमें आने वाले हर लेक्चर पिछले सारे लेक्चर से कनेक्टेड होगा। आज से ऐसा पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है कि आगे आने वाला हर लेक्चर पिछले वाले लेक्चर से कंफर्म कनेक्टेड होगा। और आपको पिछला लेक्चर समझ में नहीं आएगा तो आगे क्या घंटा टाइम पास होगा आपका। तो बेटर होगा कि आप अगले दिन क्लास ही मत करो, पूरा वीडियो देखो तभी आओ। ऑनलाइन क्लास का बस यही एक फैसिलिटी है, ठीक है, कि क्लास छूट गई तो कोई बात नहीं है, वीडियो देख के आएंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। तो ये बात ये खास अटेंशन मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये नहीं ऐसे आसान नहीं है चैप्टर, लेकिन मैं इसको आसान बना दूंगा। आप मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट करो। चैप्टर बहुत लॉजिकल है, रटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। कुछ 2-4 एग्जाम्पल रटने पड़ते हैं, पूरा चैप्टर लॉजिकल है, ठीक है। चलिए तो हमने आपको बोला कि साहब न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड साहब पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब हम आपसे बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड दो चीजों का बना होता है। क्या बोल रहा हूँ? न्यूक्लियोटाइड दो चीजों का बना होता है। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप। और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप के नाम पे वही होता है, कौन? फॉस्फोरिक एसिड। क्या? H3PO4। स्ट्रक्चर पहले बता रखा है, याद है ना। अब बच्चे पूछते हैं सर ये न्यूक्लियोसाइड किस चीज का बना होता है? तो न्यूक्लियोसाइड बेसिकली दो चीजों का बना होता है। एक तो उसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, मतलब ऐसा बेस जो नाइट्रोजन कंटेन करता है, और एक उसमें पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर होता है। अब बात करते हैं कि बच्चे ये जो नाइट्रोजनस बेस आप देख रहे हो ये बेसिकली दो टाइप का होता है। दो टाइप का नाइट्रोजनस बेस होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरीमिडीन। प्यूरिन और पायरीमिडीन। बच्चों ये जो आप पेंटोज शुगर देख रहे हो ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है राइबोज शुगर और एक होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब बात आती है कि ये प्यूरिन जो है सर, इस प्यूरिन का कुछ कुछ एग्जाम्पल बताइए और इस पायरीमिडीन का कुछ कुछ एग्जाम्पल बताइए। देखिए प्यूरिन दो चीजें हैं, एक है एडिनिन और एक है गुआनिन। दोनों ही नाइट्रोजन बेस है मगर प्यूरिन है। मैं सभी का स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा, डोंट वरी। पायरीमिडीन तीन होते हैं, एक होता है साइटोसिल, एक होता है यूरासिल और एक होता है थाइमिन। कौन कौन? जल्दी से फिर से बोलिए। साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। ट्रिक है, इधर देखिए ट्रिक।
ये प्यूरिन देखिए छोटा है, छोटा है ना, तो यहाँ से ट्रिक बनाइए, इसका पहला लेटर उठा के एजी, एजी बोलते ना, एजी, ठीक है। और यहाँ ट्रिक बनाइए कट, बड़ा है, देखिए ये लेटर में बड़ा है, पायरिमिडिन बड़ा है लेटर में, तो ये ट्रिक भी तो बड़ा है। कट और एजी में कौन बड़ा है? कट। तो बड़ा वाला ट्रिक बड़े वाले नाम के साथ, छोटा वाला ट्रिक छोटे वाले नाम के साथ। तो बार बार कंफ्यूजन होता है बच्चे को कि सर एजी और कट क्या है। तो छोटा वाला एजी जो वो प्यूरिन है और कट पायरिमिडिन है, ठीक है। अब बताओ मैं बच्चों, इसमें एडेनिन और गुवानिन, ये एडेनिन और गुवानिन दोनों ही डीएनए आरएनए दोनों में होता है। ये भी डीएनए आरएनए में होता है, ये भी डीएनए आरएनए दोनों में होता है, क्लियर। साइटोसिन, ये भी डीएनए आरएनए दोनों में होता है, डीएनए एंड आरएनए दोनों में होता है। लिख लीजिए प्रेजेंटिन, प्रेजेंटिन, प्रेजेंटिन। बट डिफरेंस आता है यहाँ, यूरासिल प्रेजेंट इन ओनली आरएनए, ओनली आरएनए, और इसके बारे में प्रेजेंट इन ओनली डीएनए, केवल डीएनए में होता है, केवल डीएनए। तो ये बात आप नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, छोटी बात है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आता है। सबका स्ट्रक्चर भी देखेंगे लेकिन स्ट्रक्चर से कम आता है क्वेश्चन, थ्योरेटिकल ज्यादा आता है। एडेनिन, अच्छा ऐसे पूछेगा कौन सा ऐसा नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए आरएनए को डिफरेंशिएट कर सकता है? तो आंसर विल बी साइटोसिन और थायमिन बोथ, क्योंकि सॉरी साइटोसिन और ये सॉरी यूरासिल और थायमिन बोथ, क्योंकि यही दोनों वो है जो डीएनए आरएनए को डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि यूरासिल केवल आरएनए में और थायमिन केवल डीएनए में। अब आइए राइबोस शुगर, ये कहाँ होता है? प्रेजेंट इन ओनली आरएनए, ये केवल आरएनए में होता है, स्ट्रक्चर भी देखेंगे इसका आगे। और ये प्रेजेंट इन ओनली डीएनए, ये केवल डीएनए में होता है। और फास्फोरिक एसिड तो खैर दोनों में होता है, प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, तभी तो दोनों न्यूक्लिक एसिड है, तभी तो दोनों एसिडिक नेचर का है। तो ये सारी बातें जिसको मैं गुलाबी से टिक लगा रहा हूँ, ये आपके नोट्स में नहीं है, ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए, अब क्या है कि इसके आगे अभी मैं जो भी बताऊंगा वो सीक्वेंस में आधे घंटे बताऊंगा, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो बेटर होगा आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और आप इतना चीज पढ़ के आइएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ले चुके हैं। चलिए होमवर्क देते हैं, होमवर्क मॉड्यूल भेज दूंगा अभी मैं ग्रुप में, बाय इसका मोलिकुलर का मॉड्यूल भेज दूंगा मैं अभी, क्योंकि फिर इसका होमवर्क भी देने लगेंगे ना। अब तो मॉलिकुलर का होमवर्क देने लायक पढ़ा चुका हूं मैं, इसका भी होमवर्क मैं रात तक भेज दूंगा आज, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी पेज नंबर 101 से पेज नंबर 102 तक, और 101 पे आप कहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? हेडिंग नंबर 6.21, जहां लिखा होगा द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। यहां से लेकर पेज नंबर 102 पर आप पढ़ लेंगे हेडिंग 6.2.2 के ऊपर तक, क्लियर। एक तो ये पढ़ेंगे आप, दूसरा
दूसरा पेज नंबर 95 से पेज नंबर 96, यहाँ पर स्टार्टिंग से एंड और यहाँ पर हेडिंग नंबर 6.1 के ऊपर तक। उम्मीद करते हैं आप इतना एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे। देखिए मैं इतना मेहनत से होमवर्क देता हूँ, एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा ना कुछ नहीं है समझ में आएगा, और आप जैसे रट्टू तोते हैं ना ऐसे ही रह जाएगा जीवन भर। एनसीईआरटी में पागल नहीं हूँ, डेली वाइज लिखता हूँ पेज नंबर यहाँ से वहां तक पढ़ के आना। ये इसीलिए लगता हूँ कि आप सेम डे पढ़ेंगे तो आपका ब्रेन खुलेगा, आपका ब्रेन डेवलप होगा, आप सोचेंगे ज्यादा रटेंगे कम। एनसीईआरटी रहस्यमय बुक है, मैं बार बार बोलता हूँ, एक लाइन का 10 मतलब। आप सेम डे में एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब आप उस लाइन का 10 मतलब निकाल पाएंगे, इतना तो मैं पढ़ाता ही हूँ। इसलिए आप सेम डे एनसीईआरटी पढ़ा कीजिए। कोई टीचर नहीं है ऐसा, आपको 100 में 90 टीचर ऐसा नहीं मिलेगा जो इस तरीके से आपको बोलेगा कि यहाँ से यहाँ तक एनसीईआरटी पढ़ के आएगा। बोलेगा जरूर एनसीईआरटी पढ़ते रहिए बेटा, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए बेटा, लेकिन मैं जितना पढ़ाता हूँ डेली उतना वाइज बोलता हूँ कि आज आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। मैं चाहता हूं कि मैंने जो आज पढ़ाया है इन बातों को सोचते हुए आप एनसीईआरटी पढ़िए, ताकि आपका ब्रेन और क्लियर हो जाए, आपका ब्रेन चीजों को सोचने लगे रटने के बजाय। यही मैं चाहता हूं आपसे, ठीक है? इतना करके आइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। चलिए यहाँ तक आज की लेक्चर में। अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लेते हैं जल्दी से। ईरान को डाउट? नो सर। हर्ष? नो सर। ज्योति? नो सर। नवीन? नो सर। रिवा? नो सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क कर लीजिएगा बायोमोलिकुल का।